हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स। हम अपलोड करता हूं बीसी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हम यहाँ पे कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो सी प्रोग्राम है उसके अंदर जो हम प्रोग्राम बनाते हैं अलग अलग मेथड्स के लिए, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड जो आगे ऑर्डिनरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन, नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशन के मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकली मेथड्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम सी में प्रोग्राम बनाते हैं। सी बेसिकली एक लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम उसी के बारे में थोड़ा यहाँ पे बेसिक यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और जो वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस होता है, प्रैक्टिकल जब इसका होता है तो उसमें जो जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये पीडीएफ है, जनरल पीडीएफ है, कंटेंट लिया हुआ है। ठीक है, इस कंटेंट के थ्रू मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो जितने भी होते हैं ये सबका एल्गोरिथम से काम करता है ना। एल्गोरिथम जो होता है उसका मतलब होता है वेल डिफाइंड सिक्वेंशियल कंप्यूटेशनल टेक्निक। हम एक टेक्निक का यूज करते हैं, वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल टेक्निक होती है जिसका यूज करते हैं हम उसको इनपुट देते हैं और हमको वहां पे आउटपुट मिलता है। इसको एल्गोरिथम कहा जाता है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, वी कैन सेड दैट एल्गोरिथम इज सेड टू बी एक्यूरेट इफ एंड ओनली इफ स्टॉप विद द प्रॉपर आउटपुट ऑफ प्रॉपर आउटपुट फॉर ईच इनपुट। जो हम इनपुट दे रहे हैं वो तभी रुकेगा जब आपको एक प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। अब एल्गोरिथम की नीड क्यों होती है यार? हर जगह पे हर चीज में हमको एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एल्गोरिथम कोई भी चीज हम अगर मैथमेटिकली इन ऑर्डिनरी वे में अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है। लाइक खासकर न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत जो है वो टाइम कंज्यूमिंग रह जाता है। तो एल्गोरिथम बेसिकली यहाँ पे सिस्टमेटिक हर चीज को करने के लिए, एकदम एक्यूरेट करने के लिए एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। हम मैथमेटिकल जो भी इक्वेशंस होते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉल्व करते हैं। ये एल्गोरिथम की नीड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं बेसिकली सी लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज जो होती है 0 1 हम सब जानते हैं, बाइनरी एक लैंग्वेज होती है। उसी टाइप से कंप्यूटर जिस चीज को समझता है, कंप्यूटर में जो लैंग्वेज का यूज किया जाता है, यानी कि जिस नहीं मशीन लैंग्वेज 0 1 उसके बीच में एक लैंग्वेज काम करे। हमारी लैंग्वेज के बीच में एक लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप की बहुत सारी लैंग्वेज होती है जिसमें सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो होती है, दिस इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। पूरा सिस्टम, पूरा एल्गोरिथम को परफॉर्म करना प्रोग्रामिंग हो जाता है। और ये बेसिकली डेनिस रिच के द्वारा 1972 में सबसे पहले बनाया गया था। बेसिकली सी लैंग्वेज जो है उसके अंदर बहुत सारे वहां पे फंक्शंस, कोड्स को डिफाइन कर दिया। आपको उसी एक पर्टिकुलर मेथड के फॉर्म में आप जो है वहां पे अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो। वैसे बहुत सारी सी लैंग्वेज जो होती हैं ये सबसे फास्ट होती हैं, और इसके जो होते हैं जावा, पाइथन, जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे आगे लैंग्वेज होती है। सी प्लस प्लस भी एक लैंग्वेज होती है। हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो करेंगे यहाँ पे सी लैंग्वेज के बारे में। इसी का मैं पूरा बेसिक आपको बता रहा हूँ। बहुत सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, और ये लैंग्वेज है। ये पूरा इसका जो है वो पूरा ये हो गया इसका बेसिक और थोड़ी हिस्ट्री। अब आता है यहाँ पे जो जो हम इसमें यूज करने वाले। तो हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स का यूज करेंगे, वेरिएबल का यूज करेंगे। कॉन्स्टेंट्स का मतलब है नंबर। ठीक है, नंबर्स बेसिकली हम जानते हैं 2 5 0 -3, ये सारे इसके कॉन्स्टेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल का मतलब है यहाँ पे हम जो है बेसिकली जो चीज बेसिकली जो है आगे जाके यहाँ पे लाइक चेंज होती जाती है। जो हम इनपुट देंगे ना वो बेसिकली चेंज हो जाता है। तो एनी एनी कैरेक्टरिस्टिक नंबर, कोई क्वांटिटी हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, कोई एज हो गया यहाँ पे बेसिकली लाइक बर्थ हो गया, ये क्या होंगे? चेंज हो गए सबके लिए। तो बेसिकली जो डेटा इनपुट हम कर रहे हैं वो वेरिएबल होगा जो बार बार चेंज होता जाएगा। ठीक है, जो हम उसको इनपुट करेंगे। नाउ आता है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझने के लिए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम को समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो टर्मिनोलॉजी जो जो यूज होगी इसके अंदर, यहाँ पे बेसिकली 6 इसके सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहला आता है डॉक्यूमेंटेशन, फिर आता है लिंक, डेफिनेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन जिसको हम देते हैं, फिर आता है सब ग्रुप, फिर वाइल द मेन सेक्शन इज कंपल्सरी, अगर वहां पे कुछ कंडीशंस का यूज करता है। बेसिकली इस टाइप से 6 जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में सी को यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करते हैं। ये सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है। इसके अंदर आप सी स्ट्रक्चर्स, जो भी सी प्रोग्राम है, आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी हेडर फाइल यहाँ पे डाले जाते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो यहाँ पे प्रोग्राम होता है उसको यहाँ पे रन किया जाता है। उसका बेसिकली आप एक परफॉर्मा तैयार करते हैं, हम ये काम इसके अंदर करने वाले हैं। अगर मैथमेटिकली यूज करते हैं तो वहां पे math.h का यूज किया जाता है। अब उसके अंदर आपको CLR SCR यानी कि अगर आपको स्क्रीन क्लियर करना है, गेट CS वगैरह इस टाइप के प्रोग्राम्स का कोड का यूज करना है तो वहां पे हम कोनिया.h का यूज करते हैं। और मेन जो सबसे होता है वो होता है बेसिकली stdio.h। इसका मतलब होता है हेडर फाइल आप ले रहे हैं, h का मतलब होता है हेडर फाइल, std हो गया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, i का मतलब इनपुट आउटपुट, std का मतलब होता है स्टैंडर्ड।
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का वहां पे आप यूज कर रहे हैं। फिर आता है लिंक सेक्शन, उसको उसके साथ में लिंक करना होता है। फिर आ जाता है यहाँ पे डेफिनेशन सेक्शन, और उसके बाद से ये सारे उसके अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर आपको उसका हेडर फाइल जिसको कहते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। फिर आता है मेन फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है मेन फंक्शन सेक्शन, यानी कि आप यहाँ पे जिस फंक्शन में काम करने वाले, जो आपका यहाँ पे मेन पार्ट होगा सी प्रोग्रामिंग का, वो होता है मेन फंक्शन। सभी प्रोग्रामिंग के लिए एक तो पूरे प्रोग्राम के लिए मेन फंक्शन यूनिक होगा। आप ये कि मेन फंक्शन उसके अंदर दोगे, बार बार मेन फंक्शन को डिफाइन नहीं करते, एक ही बार मेन फंक्शन देते हैं। जितनी भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं उन सबके लिए मेन फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद में आता है डिक्लेरेशन पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट का मतलब होता है आप जिन चीजों को इंक्लूड करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रोग्राम लेके समझाऊंगा, उसमें हम वहां पे देखेंगे डिक्लेरेशन पार्ट, उसको फिर टर्मिनेट किया जाता है। बेसिकली एक पर्टिकुलर चीज में आप जो इनपुट दे रहे हैं उसको कि भाई ये कंडीशन उसके अंदर होनी चाहिए। फिर आता है सब सेक्शन। सब सेक्शन में हम क्या करते हैं, फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, यूजर जो होता है फंक्शन को डिफाइन करता है। उसके बाद में आता है फंक्शन। बेसिकली एन टाइप का, जितने टाइप के फंक्शन यूज करते हैं एन टाइप के फंक्शन हम यहाँ पे देते हैं, और उसको फिर हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने का मतलब होता है आप उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो कंपाइल करने के बाद में फिर जो भी आपका प्रोग्राम रन करना होता है वो रन कर सकता है। अब इसमें आता है ऑपरेटर्स। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं सी के, जिसमें आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, रेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड कुछ अदर ऑपरेटर्स होते हैं। वन बाय वन इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग। इसके अंदर क्या होता है, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होता है, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड परसेंटेज प्लस प्लस ना, ये सारे जितने भी होते हैं इनको मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहा जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिरी ऑपरेटर और एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। यूनिरी का मतलब होता है ऑपरेटर्स दैट ऑपरेट और वर्क। वो कैसे ऑपरेट होता है, इन सिंगल ऑपरेंड, यानी कि एक ही टाइप पे होता है। जैसे इंक्रीमेंट सी प्लस यहाँ पे होता है, यहाँ पे इंक्रीमेंट का मतलब प्लस प्लस देंगे, डिक्रीमेंट मतलब हो जाएगा माइनस। तो एक ही बार में क्या हो रहा है, उसकी इंटीजर वैल्यू आप ले रहे हैं और वो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको काउंट कर रहा है। एक ही बार में वो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, एक बार उसका डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो एक बार में एक ही टाइप के इनपुट को यहाँ पे लिया जाता है। ये इसका मेन आप कह सकते हैं फंक्शन। जो आप यहाँ पे लाइक ये जो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख लें, ये जो डिक्लेरेशन पार्ट होता है ना, ये डिक्लेरेशन पार्ट बेसिकली ये है। ठीक है, ये जो छोटा सा आप यहाँ पे देख रहे हैं इंटीजर वैल्यू, ये डिक्लेरेशन पार्ट उसका आप वहां पे डिक्लेयर करते हैं, ये चीज आपको करना है। ठीक है, फिर आता है बाइनरी में, आप वहां पे दो इंटीजर को लेते हैं और उनको क्या करते हैं, ऐड, दो चीजों को एक साथ में करना। बाइनरी दो चीजों को साथ में काम कराना। जैसे प्लस माइनस, एक का तो प्लस हो नहीं सकता, दो का प्लस हो नहीं सकता, मल्टीप्लिकेशन सॉरी एक का अगर आप ऐड करना चाहते हैं, एक को किसी में ऐड नहीं कर सकते। दो नंबर्स आपके पास में डेटा होंगे, उनको आप ऐड कर लोगे, उनको मल्टीप्लाई डिवाइड वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है रिलेशंस। आप रिलेशन बताते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल, बहुत सारे रिलेशन होते हैं कि ए एंड बी। अगर आपको रिलेशन यहाँ पे करना है, काउंट क्या करना है, ए जो है बी से छोटा है। ठीक है, ये ऑपरेटर्स हो जाएगा, ए स्मॉलर देन बी। ये ऐसे जो है काम करता है रिलेशन ऑपरेटर। फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब होता है यहाँ पे एंड, लॉजिक एंड होता है, ट्रू होता है, फॉल्स होता है, एंड, डबल एंड इस टाइप का यूज करता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप लॉजिक दे रहे हैं उसको कि भाई अगर आपके पास में एक नॉन जीरो की बात यहाँ पे की जा रही है, और ये क्या कह रहा है कि बेसिकली यहाँ पे जो लॉजिकल एंड होता है ना, एंड का मतलब क्या होगा, देखो द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द लॉजिकल इन बुलियन वैल्यू, यहाँ पे ट्रू फॉल्स में आपको दे देगा। अगर ए जो है, देखो मान लो अगर यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 जो है वो बी से छोटा है, ये हम यहाँ पे दे रहे हैं 4 जो है बी से छोटा है। अगर ये ट्रू होगा, अगर ये कंडीशन हम जो दे रहे हैं वो ट्रू है तो कह देगा ट्रू, और अदरवाइज कह देगा फॉल्स। तो लॉजिक आप दे रहे हैं, अगर ये है तो वो, अगर वो करेक्ट है तो ये हो जाएगा। तो बेसिकली लॉजिक दे रहे हैं एंड और इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे टाइप के लॉजिक्स होते हैं, वो यहाँ पे देते हैं। और अगर वो ट्रू होगा तो वहां पे ट्रू लिखा आएगा। बुलियन वैल्यूज बेसिकली या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसमें आपको आउटपुट मिलेगा। दो ही चीज में आपको आउटपुट मिलेगा लॉजिक के अंदर। नेक्स्ट आता है यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स सच एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इसका हम यहाँ पे यूज करते हैं एट द बिट लेवल पे कैलकुलेशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है कैन बी परफॉर्म्ड एट, यानी कि इसमें वापस बिट वाइज कैलकुलेशन के अंदर वहां पे देखो लॉजिक एंड होता है, एक होता है बिट वाइज एंड। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे आप इसके यहाँ पे क्या करते हो, जैसे A01 बेसिकली उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके काम करता है। ठीक है, तो बिट्स 1 यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आप यहाँ पे 2 दे रहे हो, फिर ए और बी है। बेसिकली यहाँ पे इस टाइप से है ना, ये इसके साइंस होते हैं। ठीक है, ये एंड का साइन हो गया, ये और का साइन हो गया, ये ऐसे आगे और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे साइन होते हैं, ट्रू फॉल्स है ना, ये इस टाइप के साइन होता है, उनका यूज आप यहाँ पे करते हैं। फिर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मतलब होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन द वैल्यू
टू अ वेरिएबल। आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल आपने x एक वेरिएबल लिया, उसकी आप एक वैल्यू डिफाइन करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे बेसिकली। तो द लेफ्ट साइड ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ वेरिएबल एंड द राइट साइड ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ वैल्यू। लेफ्ट साइड में आप वैल्यू वेरिएबल लिखेंगे, जैसे मैंने f फंक्शन एक डिफाइन किया, तो मैं f की वैल्यू 1 दे रहा हूं, तो ये वाला क्या हो जाएगा उसके लिए, यहां पे वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं ऑपरेंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा उसका ऑपरेटर असाइन वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं उसको, ठीक है। एंड वो मोड बस भी डाटा टाइप, दोनों डाटा टाइप पे होने चाहिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का आपके पास, ये इक्वल्स टू का हो सकता है, जैसे a इक्वल्स टू बी 10, तो ये क्या हो गया, इक्वल्स टू दे दिया हमने। a यहाँ पे क्या हो गया, आप उस वेरिएबल को लिखेंगे, ये आप कोई उसकी वैल्यू डाटा टाइप उसको देंगे, फिर आ जाएगा b, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे प्लस इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, दिस ऑपरेटर इज कंबाइंड ऑफ द प्लस एंड इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर्स है, इसका मतलब हो जाएगा ऐड एंड करंट द वैल्यू। क्या करना है, पहले ऐड करना है करंट, फिर उसी वैल्यू को वापस आपको क्या करना है, उसमें b में ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे जैसे 5 था, a इज 5 है, तो 5 क्या करना है आप यहाँ पे a इज 5, यानी कि जो a आपको मिल रहा है उसको क्या करना है 6 में ऐड करना है, तो ये a जो मिलेगा वो a प्लस b मिलेगा। नेक्स्ट जो होगा ना वो उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, यानी कि जो आप पहले मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं वापस जो आंसर आ रहा है उसी को उसमें से मल्टीप्लाई सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर ये मल्टीप्लीकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप यहाँ पे काम करता है। तो ये सारे क्या होते हैं, असाइंड, आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं उनको, ठीक है। ये आप जो आंसर आएगा उसमें वापस उसी का डिवाइड कर देंगे। अब कुछ अदर टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं सी के अंदर, ठीक है, और अदर टाइप के ऑपरेटर्स आई थिंक इतना काम का नहीं है, ठीक है, ओके। चलो ये जितने ऑपरेटर्स थे वो सारे यहाँ पे आपने देख लिए किस टाइप से सी प्रोग्रामिंग काम करता है। ये जो होता है सी प्रोग्रामिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे जो है वो लूप का यूज किया जाता है, फॉर लूप। अब कुछ लूप होता है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के, लूप समझना बहुत बहुत जरूरी है। लूप का मतलब होता है कि आप यहाँ पे जो वैल्यू दे रहे हैं वो एक पर्टिकुलर लूप में चलेगा, ठीक है। आपको वहां पे आउटपुट जाके स्टॉप हो जाएगा कि अब यहाँ तक हमको आउटपुट चाहिए, वो यहाँ पे होता है, वो होता है, ठीक है। लूप, वो लूप की तरह काम करता है। यहाँ पे एक कोड दे रखा है, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ये देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है, हैश इंक्लूड एसटीडी डायोड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। ये ड्राइवर कोड हो गया जिसमें आपको यहाँ पे कोड करना, फिर एक इंटीजर मेन, यहाँ पे हम फंक्शन दे रहे हैं इंटीजर मेन। इंटीजर मेन का मतलब इंटीजर वैल्यू होगी, मेन मतलब मेन फंक्शन। इंटीजर वैल्यू लेंगे, मेन लेंगे। इंटीजर आई लिया उसने, आई क्या लिया, 0 लिया। फिर ये कह रहा है फॉर लूप, एक लूप चला रहा है हम। लूप क्या चला रहे हैं कि 1 और आई जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल है, आई इज लेस देन इक्वल 10 एंड आई प्लस प्लस, यानी कि उनमें इंक्रीमेंट करना है। अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। देखो ये ऐसा हो रहा है, इसका मतलब प्रिंट करना है, वो उस वैल्यू को हमें देखना है। तो क्या हो जाएगा, प्रिंट, तो ये प्रिंट हो गया। और यहाँ पे आप रिटर्न 0, रिटर्न 0 मतलब कोई ना कोई वैल्यू जहां पे आउटपुट आपका बंद हो जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा आपको, बेसिकली वो होता है रिटर्न। आपको एक रिटर्न भी वहां पे डिक्लेयर करना होता है। अभी हम एक मैथमेटिकल प्रोग्राम को देखेंगे, ये होता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का काम क्या होता है, इफ जब आप डू लिखते हैं ना कि भाई आप ये करो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको व्हाइल लूप का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे आपके पास में है। फिर आता है व्हाट इज एन एरे। एरे होता है, एन एरे इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। वो एक से एक के साथ में बहुत सारे वैल्यूज को ना एरे को इस टाइप से लिखते हैं। यहाँ पे कोई वैल्यू देंगे, फिर यहाँ पे कोई वैल्यू, ये इस टाइप आप मल्टीपल वैल्यू को एक साथ में कर सकते हैं। कैन स्टोर द मल्टीपल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ये डाटा आपके पास में, इसको आपको लिखना है तो उसको आप एक एरे के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये चीज आपको देना, इसको आप इस टाइप से एरे के अंदर, जैसे 1001, ये एक एरे बन गया आपके पास में, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज होती हैं। अब हम देखते हैं एक सी का कोई एक प्रोग्राम लेके, बेसिक प्रोग्राम है उसको, वहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं समझाऊंगा, ओके। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो है इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखा हमने यहाँ पे, ये देखिए, ये जो है वो क्या है, stdio.h यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। फिर कोनियोज यानी कि जो हम यहाँ पे CLR SCR यूज करते हैं, गेट ch इनके लिए होता है। मैथ्स यानी कि जो हम यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शंस इसमें डिफाइन करते हैं उसके लिए होता है math.h। h का मतलब हेडर फाइल, इसके अंदर हम काम करते हैं। अब एक मेन चीज यहाँ पे आती है फ्लोट। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। इंटीजर और फ्लोट, इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 ऐसे 0, ये वैल्यूज होती है इंटीजर्स। और एक होता है फ्लोट यानी कि जिसको हम बेसिकली 0.1 0.2 इस टाइप की जितनी वैल्यूज होती है, पॉइंट्स वाली वैल्यूज, बेसिकली उसको कहते हैं फ्लोट। यानी कि अब आपको यहाँ पे फ्लोट में वैल्यू चाहिएगा, क्योंकि आप जब आप इक्वेशन, बेसिकली ये बाइसेक्शन मेथड का है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो मैंने पूरा डिस्कस कर रखा है, मैं आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बताने के लिए समझा रहा हूं, ठीक है। फ्लोट का मतलब हो गया आपको पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए, फ्लोट आपको करना पॉइंट के अंदर। फिर आपने रिटर्न दिया, यानी कि रिटर्न मतलब इस इक्वेशन, ये ना ये इक्वेशन होगी, जब आपको क्यूब लिखना है, स्क्वायर लिखना है, तो आप पीओवी लिखेंगे। पीओवी मतलब पावर एक्स क्यूब, पावर x, 3, यानी कि ये x पे पावर 3 हो जाएगा, माइनस एक्स 4 इंटू एक्स, ये बेसिकली इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9, इस इक्वेशन का ही हो जाएगा रिटर्न। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉइड मेन। वॉइड मतलब मेन जो आप यहाँ पे फंक्शन कर रहे हो वो वॉइड है, अभी उसका कोई आपको आउटपुट नहीं देना, आगे उसका आउटपुट दिया हुआ है। फ्लोट यहाँ पे देखो x1 y1, ये बेसिकली ये हो गया हेडर वाला फाइल। फिर इसके बाद में क्या आ गया, रिटर्न आ गया, यहाँ पे हमने मेन टाइप है। अब हम फंक्शंस को डिफाइन यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, दिस इज डिक्लेरेशन पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोट CLR SCR, यहाँ पे आप
अब है ना एक चीज ध्यान रखना, जब आप CLR SCR यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि आपका प्रोग्राम, आपका प्रोसेस होगा वो एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले जो भी उस स्क्रीन के ऊपर होगा वो बिल्कुल वहां से हट जाएगा, क्योंकि हम जो प्रोग्राम रन करते हैं तो वहां पे बहुत सारी जो ये काम करते हैं ना उसको वहां पे शो करता है। तो हम क्या करेंगे, हमको सिर्फ हमारे डेटा चाहिए, हमारा जो आउटपुट है वो चाहिए, तो क्या करेंगे उसके लिए बाकी जितना भी कुछ होगा उसको वहां से हटा देंगे, तो क्लियर कर देंगे बेसिकली। तो इस क्लियर स्क्रीन होता है इसका मतलब, CLR SCR वहां पे यूज करते हैं। और ये जो पीछे ना ये कॉमा लगाते हैं, ये वाला जो आप देख रहे हैं सेमी कॉलम कहते हैं इसको, ये बहुत जरूरी होता है। दिस इज द टर्मिनेट। आपको फंक्शन के आगे टर्मिनेट नहीं करना होता, बाकी आप जो भी फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं उसके हर एक के आगे टर्मिनेट करना होता है। दिस इज द कॉमन मिस्टेक, टर्मिनेट नहीं होता, फिर एरर आती है। और आप वहां से भी वैसे एरर बता देता है आपको कि इस लाइन के अंदर ये चीज है, आप वहां पे मिस्टेक है तो आप वहां पे हटा देंगे, वो कर देंगे। आपको एक एरर का भी बता दूंगा, एरर भी कैसे हटाते हैं। फिर आता है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ यानी कि आप ये प्रिंट करना, आपको बेसिकली आपको पता होना चाहिए ना आप कर क्या रहे हैं। प्रिंट एफ मतलब ये बेसिकली, प्रिंट एफ को यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। अब इसका मतलब मशीन के लिए कुछ नहीं है, इसका वैल्यू हमारे लिए, हमारे समझने के लिए है, ठीक है। ये प्रिंट कर देंगे, उसके बाद कहेंगे स्कैन एफ, जो आपने यहाँ पे प्रिंट दिया, आपने जो भी वैल्यूज एंटर की उसको ये स्कैन करेगा। परसेंट एफ का मतलब होता है जो आपने फ्लोट दिया है, यहाँ पे जो आपने पॉइंट्स में वैल्यू दिया है उसको ये लेगा। एंड का मतलब होता है यहाँ पे जो वैल्यू x1 x2 की दे रहे हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे आता है परसेंट डी। परसेंट डी का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 5 -1 -2 इस टाइप से। फ्लोट, परसेंट एफ का मतलब होता है फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है 0.1 0.2 ऐसे पॉइंट्स में वैल्यू देगा। पॉइंट की जगह फ्लोट का यूज करेंगे, और प्रॉपर जो लाइक इंटीजर वैल्यू उसके लिए यहाँ पे परसेंट डी का यूज करता है, ठीक है। फिर डू यानी कि हम यहाँ पे बेसिकली फार्मूला लगा रहे हैं, ये हमारा मेन फंक्शन है, x3 = x1 + x2/2 बाइसेक्शन का ये फार्मूला होता है, वो यहाँ पे यूज करता है। इफ एल्स का कंडीशन थोड़ा समझ लेते हैं, ये भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ का मतलब होता है अगर यहाँ पे देखो ये कंडीशन यहाँ पे डिफाइन करते हैं, अगर ये कहता है f(x1) f(x2) का वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो क्या करना है, x2 = x3 हो जाएगा। और इफ एल्स के आगे आपको कभी टर्मिनेट नहीं करना। देखो बाकी सब जगह हम टर्मिनेट कर रहे हैं, यहां पे हम टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज बेसिक है, ठीक है। अभी आपको प्रोग्राम पे ध्यान नहीं देना, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिक को, स्ट्रक्चर को समझने की काम कर रहे हैं। एंड देन क्या हो जाएगा, देखो आगे वापस हमने क्या किया, यहाँ पे %c लगाया, वाइल लगाया कि अगर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसा होगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। एंड देन क्या होगा, यहाँ पे गेट cs, मतलब आप जो आउटपुट निकाल रहे हैं वो बेसिकली क्या होता है, कई बार स्क्रीन पे रुक नहीं पाता है, स्टॉप नहीं हो पाता, तो वो जो आपको आउटपुट देता है, आउटपुट कैलकुलेट हो गए वापस मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे गेट cs यानी कि उसको गेट ना, उसको पकड़ के रखेगा, होल्ड करके रखेगा। स्क्रीन होल्ड करने के लिए गेट cs का यूज किया जाता है। और जरूरी नहीं है कि हर बार करना पड़े, हर किसी के अंदर, बेसिकली जो टर्बो C++ वाला ऐप है इसके अंदर आपको इसका यूज करना पड़ता है, ठीक है। बाकी जनरली आप कोई ऑनलाइन प्रोग्रामिंग में करते हैं, कोई भी ऑनलाइन टाइप का जो आप प्रोग्राम वाला सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसमें जरूरी नहीं हर जगह यूज करना पड़े, बट एज यूजुअल हम इसमें क्या करते हैं, गेट cs का यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये सारा कुछ होने के बाद में हमको क्या क्या करना, कंपाइल करने के लिए कंट्रोल 9 का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या करना होता है, आपको कंट्रोल 9 का यूज कर सकते हैं आप। दूसरा यहाँ पे देखो कंपाइल लिखा है, यहाँ पे इस कंपाइल पे क्लिक करें। कंपाइल का मतलब हम इसको मशीन, हम सारी लाइंस को एक साथ में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो कंट्रोल 9 देखो सामने इसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, इसमें कंप्लेन इसके कर देंगे और ये हो गया हमारा सक्सेस। कंपाइल होने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे कंपाइल होने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कंपाइल का शॉर्टकट हो गया Alt F9, ठीक है। Alt के साथ में F9 दबाना। अब कंट्रोल रन करना है तो कंट्रोल F9, तो पहले Alt F9 फिर कंट्रोल F9। देखो ये मैं दबा रहा हूँ Alt F9, तो ये हो गया कंपाइल और यहाँ पे सक्सेस। अब देखो अगर मान लो एरर आता तो क्या होता, मैं क्या करता हूँ, चलो मैं यहाँ से इसका टर्मिनेशन हटा देता हूँ, मैंने इसको टर्मिनेट नहीं किया। तो अब मैं जो है यहाँ पे इसको कंपाइल करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक एरर दिखेगा, ये कह रहा है डू वाइल स्टेटमेंट मिसिंग। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं C22 के अंदर, देखो ये C22 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। C22 के अंदर यहाँ पे ये सॉरी ये C21 है। C21 के अंदर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है C22, तो आपको ऊपर नीचे देखना कहीं लाइन में कोई मिस्टेक है, आपको क्या करना, वापस यहाँ पे कंपाइल करना। अब अगर आप यहाँ पे Alt F9 करते हो तो वापस सक्सेस हो गया। नाउ अब इसके बाद में क्या करना है, कंट्रोल F9 दबाना, ये आ गया यहाँ पे। अब आप कोई भी यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे मान लो x के लिए मैंने 1 पुट किया यहाँ पे, ठीक है। x के लिए मैंने यहाँ पे मान लीजिए ये 1 एंटर किया, x2 के लिए मैंने यहाँ पे 0.2 एंटर किया है, x3 और एप्सिलॉन बेसिकली उसका टॉलरेंस होता है, वो हम यहाँ एंटर कर देते हैं 0.0001 और इसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो यहाँ से मुझे बेसिकली मैंने इसकी वैल्यू थोड़ी यहाँ पे रॉन्ग एंटर कर दी है। तो ये इस टाइप से आपको ये प्रोग्राम मैं जब रन करके बताऊंगा उस टाइम आपको देखना होगा, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स। और यहाँ पे मैंने आगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो प्रोग्राम बना रखे हैं आप उनको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका वीडियोस मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स। थैंक यू, बाय बाय।